हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मज़े में। चलो, तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले साइक्लोट्रॉन के वर्किंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशा करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे साइक्लोट्रॉन में चार्ज एसिलरेट होता है, ठीक है, और वो एसिलरेटेड चार्ज कैसे बाहर निकल के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकल के अपने टारगेट को हिट करता है, ठीक है। तो आज हम उसका पूरा वर्किंग समझेंगे। अभी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, वो आपको पता है, हमने कंस्ट्रक्शन में देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों यूज होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था कि भाई ये डिस्क है, तो ऊपर एक मैग्नेट, नीचे एक मैग्नेट, ऊपर वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे और नीचे वाले मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ से साउथ तो एक परपेंडिकुलर फील्ड लाइन जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखोगे तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे टर्न कर दो, ठीक है। ये मैग्नेट है, ये ऊपर वाला मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल जो मैंने लिखा है वो मैग्नेट है, ऊपर वाला हाथ, ठीक है। और ये हमारी डीस है। तो कहीं ना कहीं आप ये 2D में जो मैंने ड्रॉ किया इसको आप ऐसे कर दो, इसको क्या करना है, ऐसे कर दो, टर्न कर दो और फिर देखो। तो कहीं ना कहीं मैग्नेट की वजह से जो फील्ड होगा, ठीक है, यहां से ऊपर से नीचे जा रहा है ऐसा दिखेगा, लेकिन उसी को आप टर्न करोगे तो यहां से आपको अंदर जाता दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को ना इनसाइड शो किया है। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनसाइड, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जाएगा। ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये प्लेट ऐसे है, ऊपर नीचे मैग्नेट है और फील्ड लाइन ऊपर से नीचे जा रही है। जब ऊपर से देखोगे ऐसे, उसको थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है, तो आपको ये फील्ड इनसाइड जाता दिखेगा 2D में, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का है। अभी करना क्या है, यहां पे ध्यान से समझो। हमें क्या करना है, किसी एक सोर्स को लेना है जो पॉजिटिव चार्ज एमिट कर सके, ठीक है। मतलब कि हमें पॉजिटिव चार्ज यहां पे इंट्रोड्यूस करके दे सके, ये जो अरेंजमेंट है वहां पे, ठीक है। तो यहां पे एक सोर्स होगा, यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे, ठीक है, यहां पे एक सोर्स होगा कि जो सोर्स क्या करेगा, यहां से चार्ज को इमिट करेगा, ठीक है, चार्ज को इमिट करेगा पॉजिटिव, जिसको हमें एसेलरेट करना है वो चार्ज को इमिट करेगा, ठीक है। यहां पे स्पेस बहुत ही, ये जो सेपरेशन है ना बहुत ही छोटा होता है, ये जो सेपरेशन है ना बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। लेकिन आप समझ सको उसके लिए मैंने ये सेपरेशन थोड़ा बड़ा बताया है, ताकि आप समझ सको कि हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी ये सेपरेशन बहुत ही छोटा होता है। आपको पता है कि जितना छोटा सेपरेशन, जितना कम सेपरेशन, उतना फील्ड स्ट्रांग होगा। और एक बात, यहां पे जो पोटेंशियल लिया जाएगा ना, वो भी वेरी हाई पोटेंशियल लिया जाएगा। ये जो ऑसिलेटर है, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज होगी और उसका पोटेंशियल भी बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल जितना इंक्रीज, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ईडी, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, V बाई डी। तो अगर आप D को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, D को आप डिक्रीज कर रहे हो, स्पेस कम कर रहे हो, D को डिक्रीज कर रहे हो, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको कम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप ये पोटेंशियल को भी इंक्रीज कर दो, तो कहीं ना कहीं फील्ड और स्ट्रांग हो सकता है, यस और नो। तो इसीलिए यहां पे वेरी हाई पोटेंशियल लिया जाता है। ये जो पोटेंशियल होता है वो वेरी हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है, ताकि जितना पोटेंशियल ज्यादा उतना फील्ड स्ट्रांग, जितना सेपरेशन कम उतना फील्ड स्ट्रांग। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन कम किया और पोटेंशियल भी ज्यादा लिया, तो दोनों की वजह से हमें जो फील्ड मिलेगा वो बहुत ही स्ट्रांग फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो यही तो हमें चाहिए ताकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें मिल सके। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा एक सोर्स लगाएंगे, जो सोर्स क्या करेगा, पुचुक एक चार्ज को यहां से एमिट करेगा, पुचुक एक प्रोटॉन को मान लो, क्या फिर एक अल्फा पार्टिकल को मान लो कि उसने पुचुक इंट्रोड्यूस किया। उसका काम सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, फिर बाकी का जो भी है ना वो फील्ड, दोनों फील्ड उसको घुमाते रहेंगे और उसको एक्सेलरेट करके यहां से बाहर निकालेंगे, ठीक है। बाहर यहां पे एक छोटी सी विंडो बनाई जाती है, यहां पे एक डिफ्लेक्टर होता है कि चार्ज जैसे यहां से आएगा वो आखिरी सर्कल घूम रहा होगा, तब कहीं ना कहीं डिफ्लेक्टर इसको डिफ्लेक्ट करके ये वाले पाथ से बाहर निकाल लेगा, ठीक है। और जैसे बाहर निकला सीधा टारगेट के ऊपर हिट कर देगा, ठीक है। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। अभी ये समझते हैं कि कैसे घूमेगा, कैसे एक्सेलरेट होगा, ठीक है। चलो, तो मान लो कि यहां पे बीच में यहां पे कहीं पे एक सोर्स है जिसने यहां से चार्ज पार्टिकल को एमिट कर दिया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल पुचुक एमिट कर दिया। अभी जब भी एमिट किया
तब यहां पे जो हमने ऑसिलेटर लगाया है उसने मान लो कि ये वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया था और ये वाली प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया था, ठीक है। तो ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज कहां पे रिसाइड करेंगे, मैंने बताया था कि पूरी ये होलो प्लेट है ना, ये डिस्क जो भी है वो होलो है, ये डिस्क जो भी है वो होलो है, बीच में कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है। ये सरफेस पे चार्ज जा सकता है, बीच में होलो सेक्शन जहां पे चार्ज अंदर जाके बाहर आएगा, अंदर जाके बाहर आएगा, ठीक है। चार्ज को घूमने के लिए बीच में जगह मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ये होलो है, तो कहीं ना कहीं चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर रिसाइड करेगा। लेकिन मैंने बताया था कि उन दोनों की वजह बीच में भी एक अट्रैक्शन लगता है, इसलिए सारे चार्ज ये वाली सरफेस पे आ जाते हैं, ये वाली सरफेस पे, और यहां पे नेगेटिव चार्ज ये वाली सरफेस पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि ये डायरेक्शन ऊपर दिखा रहा हूं, ये डायरेक्शन में तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन में तब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होगी ना प्लेट, मैं यहां पे नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे इसका पाथ भी ड्रॉ करना है सर्कुलर, ठीक है। तो इसीलिए वो सर्कुलर नहीं होगा, हम उसको स्पाइरल बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो यहां पे मैं पूरे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखा रहा हूं, मैंने सिर्फ यहां पे दिखा दिया पोलैरिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी प्लेट है ना पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिव, मतलब कि ये पूरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज। तो अभी इसकी पोलैरिटी ऐसी है कि जिसकी वजह से ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हुई, ये नेगेटिवली चार्ज हुई, क्लियर है। तो फील्ड ये डायरेक्शन में जनरेट, अगर फील्ड ये डायरेक्शन में जनरेट हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि एसिलरेशन भी यही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एसिलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी, दिख रहा है ऊपर एसिलरेशन जो एरो मैंने लगाया, तो हाँ सही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो, तो एसेलरेशन भी यही डायरेक्शन में होगा। तो भाई सीधी सी बात है कि जिस डायरेक्शन में एसेलरेशन है उस डायरेक्शन में चार्ज आगे बढ़ा, ठीक है, चार्ज आगे बढ़ा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। ऐसे पुचुक, ऐसे इंट्रोड्यूस किया, सोर्स ने क्या किया, पुचुक, ऐसे पुचुक इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो चार्ज आगे बढ़ा, ठीक है, और फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ा, तो यहां से घूमता घूमता आगे आया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे घूमता घूमता यहां पे आया। अभी देखो यहां पे क्या होगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया तब उसकी वेलोसिटी कुछ तो बड़ी होगी, या सुनो, क्योंकि वो एसिलरेशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हुई होगी, या सुनो। अभी हुआ ये कि जैसे ही वो अंदर, ये डिस्क के अंदर दाखिल होगा, जैसे वो, क्योंकि अभी आगे तो बढ़ना है ना, उसको आगे तो बढ़ते रहना है, तो वो आगे बढ़ेगा, तो जितनी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हुई है उतनी वेलोसिटी लेके अभी वो अंदर गया। अभी जैसे ही वो डिस्क के अंदर एंटर हुआ, मतलब कि ये डिस्क है, जैसे वो अंदर एंटर होता है तो डिस्क के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। सोचो ना, ये तो होलो प्लेट है ना, डिस्क क्या है, होलो है, ये होलो प्लेट है, तो चार्ज यहां तक देखो, यहां बाहर फील्ड है, यहां से आया, एसिलरेशन लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो प्लेट के अंदर गया, जैसे ही एंटर किया, तो प्लेट के अंदर तो फील्ड जीरो है ना। वैसे भी कंडक्टर के केस में इनसाइड द कंडक्टर, हमें उसकी प्रॉपर्टी है ना, इनसाइड द कंडक्टर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इनसाइड द कंडक्टर फील्ड जीरो होगा, और यहां पे तो वो कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट तो है, लेकिन साथ में वो होलो भी है, तो होलो प्लेट में तो 100% बोल सकते कि इनसाइड द प्लेट फील्ड जीरो होगा। तो कहीं ना कहीं अंदर जैसे एंटर हुआ ना, अंदर जैसे एंटर हुआ, प्लेट के अंदर घुसा, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। तो वहां पे कौन एग्जिस्ट करता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो गायब हो गया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या आया, देखो जैसे अंदर एंटर हुआ ना, वैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके ऊपर एक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो इसको चीर के जा सकता है ना, उसको मेटल से क्या लेना देना, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वो ये वाले बीच में देखो, यहां पे इनसाइड दिस डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो कंडक्टिंग मटेरियल है, और वैसे भी वो सॉलिड होता तो भी इनसाइड दैट कंडक्टर फील्ड जीरो होता। लेकिन यहां पे तो हमें बोला गया ना कि वो होलो मेटालिक प्लेट है, तो कहीं ना कहीं अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एंटर कर दिया, जैसे ही एंटर किया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो प्लेट के बीच में ही लग सकता है, इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने रीजन में, इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ठीक है। अंदर जैसे भी दाखिल होगा पूरी डिस्क में, या तो यहां पे दाखिल हो या फिर यहां पे एंटर करे, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। तो अभी काम किसका आया, मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे ही चार्ज अंदर एंटर किया, पॉजिटिव चार्ज था, एंटर किया, अभी मैग्नेटिक फील्ड का रोल आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन दिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और ये जो है ना हमारा जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो ये जेड डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, जेड एंड एक्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये चार्ज की जो वेलोसिटी होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये जो चार्ज की, मान लो कि वो चार्ज की वेलोसिटी है v1 के बराबर,
तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो चार्ज की वेलोसिटी होगी ना, दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और परपेंडिकुलर जब भी होती है तब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, क्या चाहता है। मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज को सर्कल में घुमाना चाहता है। यस सुन, आपको पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को आप परपेंडिकुलर एंटर करवाते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाएगा। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो जितनी वेलोसिटी से वो डिस्क के अंदर दाखिल हुआ, D2 के अंदर एंटर किया, ठीक है, वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। बट मैग्नेटिक, क्योंकि वहां पे अभी इनसाइड दैट प्लेट, इनसाइड दैट डिस्क वो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये चार्ज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, सर्कल में घुमा देगा। अभी अंदर है इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं। ठीक है, यही बात समझ में। तो इसने क्या किया, चार्ज को घुमा दिया सर्कल में, दिख रहा है पाथ, सर्कल। ठीक है, अभी यहां से वो बाहर निकलेगा, ऐसे छोटा छोटा सर्कल बना दे तो और राउंड निकलेगी। ठीक है, छोटा छोटा सर्कल बना दे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहां से अभी वापस चार्ज घूम के बाहर आया, जितनी वेलोसिटी लेके गया था उतनी वेलोसिटी लेके ही बाहर आएगा, समझो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर पाए। मैं बार बार यही बोलता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है। तो जितनी वेलोसिटी, मान लो कि जब एंटर किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1। v1 इनिशियल नहीं थी, इनिशियल तो vo थी, जब उसने जर्नी स्टार्ट की तब इनिशियल vo थी। ठीक है, लेकिन जब एंटर किया ना डिस्क के अंदर तब उसकी वेलोसिटी थी v1, इंक्रीज होते होते v1 हो गई। अभी जैसे एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड ने, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेके एंटर हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड ने उसको सर्कुलर पाथ पे, यहां पे पूरा सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि जैसे यहां से बाहर निकलना चाहेगा तब वापस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हाफ सेमी सर्कल यहां पे बना, सेमी सर्कल बना। ठीक है, और घुमा दिया, जब भी यहां से बाहर निकला तब कितनी वेलोसिटी, जितनी एंटर करा था तब जितनी थी उतनी ही यहां पे v1 होगी। ठीक है, अभी क्या हुआ, जैसे ही वो यहां से बाहर निकलता है, ये भाई साहब ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसने क्या किया, इसने अपनी पोलैरिटी चेंज, जैसे ही वो यहां से बाहर निकला इसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब कि इसको प्लस कर दिया और इसको माइनस। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी ये डायरेक्शन में हो गई, एक्सीलरेशन भी ये डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो जैसे वो यहां से बाहर निकला, जैसे बाहर निकला तब v1 वेलोसिटी लेके निकला, लेकिन क्योंकि ड्यू टू दिस फील्ड, यहां पे ड्यू टू दिस फील्ड, क्योंकि फील्ड अभी ये डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन भी ये डायरेक्शन में, तो भाई साहब यहां से अभी ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। इसको मैं कांस्टेंट लाइन से शो करता हूं। ठीक है, वो बाहर का पोर्शन है, अंदर जाएगा तो डॉटेड पोर्शन। तो भाई साहब यहां से आगे बढ़े, इंक्रीज होते होते वेलोसिटी इंक्रीज होते होते आगे बढ़े, जैसे ही यहां पे एंटर किए, जैसे भी ये डिस्क में एंटर करेंगे तब मान लो कि उसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, अभी वापस वही कहानी, जैसे अंदर एंटर किया तब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में और वेलोसिटी ये डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड की चाहत क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की चाहत थी कि भाई उसको सर्कल में घुमा दे, तो वो क्या करेगा, इसको सर्कल में घुमाएगा। लेकिन समझो, ये जो v2 होगी ना, v2 वो v1 से ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो यहां पे जितनी वेलोसिटी लेके एंटर हुआ तो उतनी वेलोसिटी लेके बाहर तो आया, लेकिन बाहर आने के बाद वो v1 से वेलोसिटी इंक्रीज होते होते v2 हो गई। अभी v2 वेलोसिटी हुई तो कहीं ना कहीं v1 से ज्यादा है। और आपको पता है कि रेडियस, याद करो मैग्नेटिक फील्ड में जो भी रेडियस बनती थी ना, थोड़ा याद करो, रेडियस किसके बराबर बनती थी, सोचो। मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा था, ये केस नंबर 2 में हमने देखा था कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करवाया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाता है। बच्चों, वो सर्कल की रेडियस कितनी होती है, वो सर्कल की रेडियस हम वहां पे पढ़े थे, सर्कल की रेडियस होती है, लेट्स से इट इज स्मॉल r, हमने वहां पे स्मॉल r लिया था। रेडियस mv/qb के बराबर होती है, याद आया कुछ, mv/qb के बराबर होती है, याद आया कुछ याद आया। इतनी रेडियस का सर्कल बनाना चाहता है। अभी देखो ना, यहां पे जब भी ये v1 वेलोसिटी से एंटर किया तब v1 वेलोसिटी थी, तो तब उसने रेडियस बनाई थी कितनी, तब वो जो सर्कुलर पाथ बना था, ये जो सर्कुलर पाथ बना उसकी रेडियस कितनी होगी। मैं यहां पे ना, नहीं तो क्या है कि वो गुचड़ा वगैरह हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन तब v1 जब भी वेलोसिटी लेके आया था तो v1 वेलोसिटी में यहां पे लिखता हूं इसको, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ सकते हो आप। तो तब उसने मान लो रेडियस बनाई r1, और वो r1 ये वाले सर्कल की इसकी रेडियस r1, ठीक है, मान लो कि इसकी रेडियस r1 है, ठीक है। सो ये जो r1 रेडियस बनाई, दिख रहा है क्या क्लियरली, हाँ, तब जो रेडियस बनी थी सर्कल की वो कितनी आई थी, mv1/qb के बराबर, ठीक है।
ठीक है, ये R1 थी, ठीक है, mv1 बाई qb के बराबर। लेकिन जब ये डिस्क में एंटर किया तब उसकी वेलोसिटी तो v2 हो गई। तो v2 की वजह से जो भी सर्कल बनेगा ना उसकी रेडियस लेट से r2 हो जाएगी, और वो r2 कितनी हो सकती है, r2 हो सकती है mv2 डिवाइड बाई qb के बराबर, है कि नहीं, mv2 डिवाइड बाई qb के बराबर। तो अभी ये जो है, ये जो सर्कल बना, क्योंकि देखो ध्यान से v1 से v2 ज्यादा है, एंटर किया तो v1 थी, v1 से बाहर भी निकला, ये सर्कुलर पाथ पे कोई वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है, लेकिन जैसे बाहर निकला तो अभी फील्ड चेंज, एसिलरेशन चेंज, उसी डायरेक्शन में एसिलरेशन, तो उसकी वेलोसिटी अभी इंक्रीज होगी, मतलब कि v1 से v2 ज्यादा है। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि हियर v1 नहीं v2 लिखते हैं, v2 इज ग्रेटर देन v1, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये निकलता है v2 ग्रेटर देन v1 है, क्योंकि रेडियस ऑफ पाथ डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं तो R2 भी क्या होगी, ग्रेटर देन R1, मतलब कि अब जो सर्कल बनेगा ना ये पाथ, वो R1 से ज्यादा बड़ा सर्कल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, रेडियस बढ़ गई तो सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। तो अभी जो ये सर्कल घुमाएगा वो सर्कल कहीं ना कहीं ये वाले सर्कल से बड़ा पाथ होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा है। तो इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, डॉट 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 डॉट, मान लो यहां पे आया, ठीक है, तो अभी इसने ये सर्कल बनाया, इसने अभी ये सर्कल बनाया, ठीक है। चलो, तो अभी यहां से निकला, तब जब एंटर किया तब v2, यहां से निकलेगा तब भी कितनी वेलोसिटी होगी, तब भी v2 ही होगी, ठीक है। लेकिन अभी जैसे ही भाई साहब बाहर निकले, वापिस वही स्टोरी, ये ऑसिलेटर ने क्या किया, अभी नेक्स्ट अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी, तो अभी इसको प्लस बनाया, इसको माइनस, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अभी वापस ये हो गई, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी अभी ये हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वापस अभी ये डायरेक्शन में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो एक्सीलरेशन भी ये डायरेक्शन में। तो अभी ये जो v2 है उसकी वेलोसिटी जब बाहर निकला तब v2 थी, लेकिन जब भी यहां से आगे बढ़ेगा तब यहां पे जब एंटर करेगा ये डिस्क में, तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, v3 हो जाएगी, ठीक है। एंड लाइकवाइज दिस कंटिन्यूअसली यही प्रोसेस चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। और बड़ा पाथ बना, फिर यहां से वापस इंक्रीज की वेलोसिटी, फिर और बड़ा पाथ बना, फिर वापस यहां से इंक्रीज की वेलोसिटी, वापस और पाथ बड़ा बना, फिर वापस यहां से एंटर किए, फिर वापस और बड़ा पाथ बना, फिर वापस यहां से एंटर किए, फिर वापस और बड़ा पाथ बना, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब ऐसा लगा कि भाई अभी वो मैक्सिमम लिमिट पे आ चुका है, तो यहां से डिफ्लेक्टर से क्या किया, उसको डिफ्लेक्ट करवा दिया, और डिफ्लेक्ट करवाने के बाद इसको सीधा बाहर निकाल, यहां पे जो विंडो है, विंडो में से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद, ठीक है। तो ये जब भी यहां से बाहर निकलेगा तब उसके पास जो भी वेलोसिटी होगी, मान लो कि वो v फाइनल वेलोसिटी है, कितनी है, v फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। वो जो v फाइनल होगी ना, वो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होगी, ठीक है। मतलब जितनी यहां से मिल सकती है उतनी पॉसिबल वेलोसिटी वो निकालेगा, वो लेगा, और फिर यहां से बाहर निकल जाएगा, और जो टारगेट है उसके ऊपर हिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा वर्किंग है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है वर्किंग, कैसे, मतलब कैसे ये वर्क करती है पूरी सिस्टम। बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको समझ सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगेन वापस देखो, सोर्स बीच में लगाया होता है, तो यहां पे अगर मैं उसका पाथ बताऊं तो वो पाथ ऐसा बनेगा, देखो यहां से एंटर किया, सर्कल में घुमा, वापिस यहां से एंटर किया, सर्कल में घुमा, वापिस यहां से एंटर किया, सर्कल में घुमा, वापिस यहां से एंटर किया, सर्कल में घुमा, ठीक है, वापिस यहां से एंटर किया, सर्कल में घूमेगा, वापिस यहां से एंटर किया, सर्कल में घूमेगा, ठीक है। तो यही तरह ये पूरी स्टोरी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, जब तक वो आखिरी सर्कल ना घूम ले, ठीक है। मतलब कि जितना ये डिस्क का रेडियस है ना, उतना रेडियस वो नहीं घूम ले, तब तक यही स्टोरी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे ही आपको लगेगा, मतलब कि यहाँ पे वो सारा सेटिंग ही होता है, जैसे ही लगा कि भाई वो अपना आखिरी सर्कल घूम रहा है, तो जैसे यहां पे आएगा, यहां से सीधा बाहर, यहां से सीधा बाहर, ठीक है। यहां पे एक डिफ्लेक्टर होगा, डिफ्लेक्टर क्या करेगा, उसको थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देगा, तो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गया, सीधा बाहर निकल जाएगा, यहां पे टारगेट लगा होगा, उसके ऊपर हिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये है कहानी पूरी वर्किंग की साइक्लोट्रॉन की। बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसके वर्किंग को समझ सकते हो। देखो ये जो है ना, ये बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक्चुअली वो समझने के लिए यहाँ पे जो गैप है ना, वो गैप बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली में आप जितना छोटा गैप रखोगे ना, यहाँ पे गैप बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो आपको ये पूरा एक सर्कल जैसा, मतलब कि स्पाइरल जैसा ही दिखेगा, कंप्लीट स्पाइरल दिखेगा, ठीक है, कंप्लीट स्पाइरल। ये समझने के लिए हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई है।
समझ रहे हो? तो ऐसा होता नहीं, वो आपको एक स्पाइरल दिखे, इतने बड़े गैप नहीं होते, वो छोटे गैप होते हैं सेपरेशन, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे जितना सेपरेशन कम उतना फील्ड स्ट्रांग हो जाता है, जितना पोटेंशियल हाई रखोगे उतना फील्ड स्ट्रांग। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी हाई रखा जाता है और सेपरेशन भी बहुत छोटा रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो आपको पूरा स्पाइरल दिखे, पूरा स्पाइरल दिखे। आपको क्या लगता है 2 प्लेट के बीच में आप कैसे घुमाओगे? सोचो ना, क्या ये पॉसिबल है क्या? चार्ज को ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको सर्कल में घुमाना पॉसिबल है, ठीक है, उसको सर्कल में घुमाना पॉसिबल है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये सर्कुलर डिस्क ली जाती है, समझ रहे हो? तो इसी तरह से साइक्लोट्रॉन बनता है। आई होप सो कि आपको वर्किंग समझ में आ गया है। बहुत ही सिंपल है, एक बार वापस देख लो, जल्दी से देख लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी निकालने हैं। एक तो इसकी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जिसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोली जाती है, वो कितनी ले सकते हैं, और दूसरा हमें निकालना है कि जब भी वो बाहर निकलेगा तब वो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा, ठीक है। ये 2 चीजें हमें यहां पे निकालनी है। तो फटाफट एक बार वापस इसका वर्किंग समझ लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बीच में कहीं पे एक सोर्स लगाया जाता है जो पुचुक चार्ज को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, एक्सीलरेट करना है, ठीक है। चाहे वो प्रोटॉन हो या अल्फा। मैंने बोला था कि वहां पे जो भी यहाँ पे चार्ज यूज होते हैं वो सारे चार्ज ना पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। ये साइक्लोट्रॉन डिवाइस ना सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही एक्सेलरेट कर सकता है। तो यहाँ पे मान लो कि सोर्स है, उसने क्या किया, ये मान लो कि ये डिस है, यहाँ पे डिस है, तो यहाँ से पुचुक एक चार्ज को इसने इमिट कर दिया। जैसे ही चार्ज इमिट हुआ, क्योंकि इमिट हुआ तब उसके पास अगर मान लो कि वेलोसिटी नहीं भी है, मान लो कि उसके पास वेलोसिटी नहीं भी है, तो भी एक्सीलरेशन उसको क्या करेगा, उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इनिशियली उसके पास वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो होगा ना वहां पे, तो ड्यू टू दैट एक्सीलरेशन होगा क्या, उसकी वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होती जाएगी, और वही इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से फटाफट वापस इसका वर्किंग समझ लेते हैं जल्दी से। तो यहां से एमिट किया चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि वो प्लस क्यू है, जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, जिसके पास चार्ज भी है, मास भी है, ठीक है। तो यहां से उसको एमिट किया तो तब ये फील्ड ये डायरेक्शन में था। ये सेटिंग ऐसा ही होता है ऑसिलेटर का, कि ताकि सेटिंग ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। तो यहां से एमिट किया, तब इनिशियल वेलोसिटी v0 थी। जैसे ही एमिट किया आगे बढ़ा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई। जब यहां पे डिस्क के अंदर दाखिल होने वाला था, तब उसके पास पॉसिबल इंक्रीज होके कितनी वेलोसिटी हो गई, v1 हो गई, ठीक है। अभी एंटर किया तो फील्ड गायब हो। कौन सा फील्ड गायब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया। इनसाइड द कंडक्टर फील्ड नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल है, मेटालिक प्लेट है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। और वैसे भी वो होलो है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि सर कैसे, आपको पता होना चाहिए, कंडक्टर की हमने प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, ठीक है। आपको वहां पे पता होना चाहिए कि वहां पे होता क्या है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर, चाहे वो सॉलिड है या होलो है, चार्ज पूरे ना उसके सरफेस पे रिसाइड कर जाता है, ठीक है। तो अंदर कुछ भी नहीं होता, अंदर फील्ड 0 होता है, ठीक है। और यही होता है। और ऐसा नहीं समझ में आता तो यहाँ पे तो होलो है ना, ये तो समझ सकते हो ना कि होलो है तो बीच में फील्ड नहीं आएगा, ठीक है। सर इनसाइड, हाँ तो सरफेस भी है तो इनसाइड थोड़ी ना जाएगा फील्ड, समझ रहे हो। पोटेंशियल रिमेन, अरे यार प्रॉपर्टी, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर होगा। किसके केस में, कंडक्टर के, चाहे वो होलो है या सॉलिड है, ठीक है। क्योंकि चार्ज कहां पे रिसाइड करता है, सरफेस के ऊपर। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, क्यों पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, क्योंकि वहां पे फील्ड 0 है, समझ रहे हो। चलो आ जाओ, नहीं देखा है तो एक बार चैप्टर नंबर 2 के वीडियो देख लो। सर आपने अपलोड किया है क्या प्रॉपर्टी, हाँ बाकी है, कर देंगे जल्दी से। चलो यहां पे आ जाओ। तो V1 से V1 इंक्रीज होते होते V1 हो गई। जैसे ही एंटर किया फील्ड गायब। कौन सा फील्ड गायब, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहती है, उसको सर्कल में घुमाना चाहते हैं, तो उसने घुमा दिया R1 रेडियस के सर्कल पे। पहला जो सर्कल बना वो R1 रेडियस का, जो कितना हो सकता है, जिसकी रेडियस कितनी हो सकती है, तो हमने निकाली ये फॉर्मूला यूज करके, mv1/qb के बराबर, ठीक है। तो इतनी रेडियस का सर्कल बना। ये सर्कल में जब भी चार्ज घूमेगा ना, तब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जब भी बाहर निकलेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब एंटर किया तब जितनी थी उतनी ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास वो क्षमता नहीं है कि वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर पाए, ठीक है। ये पॉइंट समझना चाहिए। जब भी ये अंदर घूमता है ना, अंदर सिर्फ उसको टर्न लेने के लिए घुमाया जाता है, ठीक है। किसी गाड़ी को भी अगर टर्न लेना है तो कहीं ना कहीं उसको घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे उसको सिर्फ घुमाने के लिए डिस्क के अंदर लिया जाता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा सके, वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, ठीक है। तो यहां से R1 से रेडियस पे घुमा, वापस यहां पे आया, बाहर निकला, तब जितनी एंटर किया था तब थी उतनी ही, मतलब कि V1 वेलोसिटी ही रही।
जैसे ही बाहर निकला तब इसने क्या किया, ये भाई साहब ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी, तो अभी फील्ड ये डायरेक्शन में हो गया, एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में, तो अभी v1 से उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 v2 हो गई। जैसे ही वापस एंटर किया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वो चाहता है कि उसको सर्कल में घुमा दे, लेकिन v1 से ये v2 ज्यादा है, तो अभी जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस r2 होगी और r2 ग्रेटर देन r1 होगी। ठीक है, तो ये बड़े रेडियस के सर्कल पे घुमाएगा। जैसे ही घुमा 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 बाहर निकला, तब जितनी वेलोसिटी लेके एंटर हुआ तो उतनी ही उसके पास होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे ही बाहर निकला, ये भाई साहब ने अपना काम किया, वापस पोलैरिटी चेंज, अभी ये डायरेक्शन में फील्ड जनरेट कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्शन में जनरेट कर दिया फील्ड, तो अभी ये आगे बढ़ा वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 v3 हो गई। v3 होके जैसे ही एंटर करेगा, वापस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, अंदर गया, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। मैग्नेटिक फील्ड क्या अगर अभी r3 रेडियस बना के वो सर्कल पे घुमाएगा, तो धीरे धीरे यहां पे देखोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी सीधे r रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो कहीं ना कहीं वो सर्कल बड़ा बनता जाता है, बड़ा बनता जाता है, बड़ा बनता जाए। तो जो भी एक्सीलरेशन है ना, वो तो सिर्फ इतने पोर्शन में ही लगता है। तो चार्ज की जो वेलोसिटी जो इंक्रीज होती है ना, वो तो सिर्फ इतने गैप में से जब वो क्रॉस करता है, ये गैप को जब ये क्रॉस करता है तब ही उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। बाकी जब अंदर घूमता है तब उसकी वेलोसिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ घुमाने के लिए अंदर लिया जाता है, बस दैट्स इट। तो जो भी एक्सीलरेशन प्रोवाइड होता है ना, वो सिर्फ इतने गैप में होता है, इतने गैप में। ये छोटा सा गैप इतना छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, इतना छोटा गैप होता है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितने पोर्शन में बढ़ेगी, बस इतने छोटे पोर्शन में। ठीक है, तो सोचो ना, इतने छोटे पोर्शन में अगर मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि ये कितना चक्कर काटेगा, सोच सकते हो आप कितना चक्कर काटेगा। ठीक है, तो उतने चक्कर में सिर्फ वेलोसिटी अगर इतने पोर्शन में ही अगर वो इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हमें यहां पे इतने पोर्शन में उतनी वेलोसिटी चक्कर काटने के बाद अचीव हो जानी चाहिए कि जो पॉसिबल मैक्सिमम हो वो पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए उतनी वेलोसिटी अचीव करने के लिए यहां पे ये जो पोटेंशियल होता है ना, बहुत ही हायर लिया जाता है। ठीक है, ये डी जितना पॉसिबल हो उतना छोटा और वी जितना बड़ा हो उतना, तो दोनों हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए। समझ रहे हो, इसीलिए यहां पे हायर पोटेंशियल लिया जाता है एंड गैप बहुत ही छोटा लिया जाता है, ताकि क्योंकि इंक्रीज तो इतने ही सेक्शन में होने वाली है वेलोसिटी। ठीक है, इतने ही सेक्शन में होने वाली, समझ रहे हो, क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये है इसका वर्किंग। अभी जब लगा कि जब वो अपना आखिरी चक्कर लगा रहा है, मतलब कि वो जो सर्कल बनेगा, जो बड़ा सा सर्कल बनेगा, वो मान लो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा डी के रेडियस के बराबर। जब उसको लगेगा कि वो आखिरी चक्कर घुमा रहा है, आखिरी चक्कर वो रोटेट कर रहा है, आखिरी चक्कर पे घूम रहा है, तब यहां पे एक डिफ्लेक्टर होगा। वो डिफ्लेक्टर क्या करेगा, डिफ्लेक्टर उसको डिफ्लेक्ट करेगा। इसको जाना था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाने देगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा हल्का सा इसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे डिफ्लेक्ट हुआ वो बाहर निकल गया। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो होती है, यहां से बाहर निकलेगा, और जैसे इसके डायरेक्शन वगैरह सब पता होती है, जैसे बाहर निकला सीधा टारगेट के ऊपर, सीधा क्रैश करवाएंगे टारगेट के ऊपर, बात खत्म। ठीक है, सीधा अंदर पेनिट्रेट कर गया, फिर जो भी होना था वो घटना घटी और हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वर्किंग है साइक्लोट्रॉन का। अब इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, राइटअप में इतना कुछ है नहीं, आप समझ सकते हो, इसको लिख भी सकते हो अपने आप से। ठीक है, अपने आप से लिखने की कोशिश करो, आपको पता है कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सारी चीज़ें पता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गई वर्किंग की बात। अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे मुझे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर चाहिए। एक कि भाई ये ऑसिलेटर की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, पहला, और दूसरा कि भाई वो जब भी बाहर निकलेगा तब वो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलेगा, दूसरा। ठीक है, तो दो चीजें मुझे यहां पे कैलकुलेट करनी, ऑसिलेटर की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, और दूसरा जब भी बाहर निकलेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मुझे ये दो चीजें चाहिए, मुझे दो चीजें चाहिए। क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं? बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑसिलेटर कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, मतलब कि अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। ठीक है, वो मुझे यहां पे निकालना है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये तब ऑसिलेट करता है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपने ये सोचा है कि ये तभी ऑसिलेट करता है जब यहां से चार्ज या तो बाहर निकलता है यहां से, या फिर बाहर निकलता है यहां से? ये सुनो, या तो D1 से बाहर निकलता है या तो D2 से बाहर निकलता है कि नहीं? वो तभी ऑसिलेट करता है ना। कब ऑसिलेट करना चाहिए, सोचो, कब ऑसिलेट करना चाहिए? जब चार्ज अपनी डायरेक्शन चेंज करे तब ये ऑसिलेट करना चाहिए, मतलब कि अपनी पोलैरिटी चेंज करना चाहिए, ताकि फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाए और इसको एक्सीलरेशन ही मिलता रहे। यस और नो? तो जब भी या तो D1 से बाहर निकलेगा या फिर D2 से बाहर निकलेगा। देखो यहां से बाहर निकला तब इसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए,
वापस घूम के यहां से आया और जैसे यहां से बाहर निकला, तब उसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। यस और नो? तो पोलैरिटी तब चेंज होती है जब यहां से चार्ज्ड पार्टिकल यहां से डिस्क में से बाहर निकलता है, या तो D1 से बाहर निकलता है या तो D2 से बाहर निकलता है। यस और नो? तब ये पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? और आपको नहीं लगता कि तब पोलैरिटी, ध्यान से समझना ये जो सेंटेंस बोलने वाला हूं, तब ये पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए जब वो चार्ज पार्टिकल अपना हाफ सर्कल कंप्लीट करता है। नहीं समझ में आया? अरे इतना तो समझ में आया ना, इतना तो समझ में आया ना कि भाई जब भी चार्ज पार्टिकल किसी भी डिस्क को लीव करेगा, बाहर निकलेगा, तब इसकी पोलैरिटी स्विच होनी चाहिए। ये सुनो, ये तो समझ में आया ना। लेकिन कब बाहर निकलेगा, कितने टाइम के बाद बाहर निकलेगा? सोचो जैसे यहां से एंटर किया, देखो यहां पे एंटर किया, एंटर करने के बाद कितने टाइम के बाद वो बाहर निकलेगा? तो अपना जब हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तब वो बाहर निकलेगा। यस और नो? हमने बोला कि जब जब चार्ज्ड पार्टिकल ये डिस्क को लीव करते हैं, मतलब कि डिस्क से बाहर निकलते हैं, तब तब इसकी पोलैरिटी चेंज होती जानी चाहिए। यस और नो? लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब वो बाहर निकलेगा, कब वो बाहर निकलेगा, या फिर कितना टाइम लेगा बाहर निकलने में? तो एंटर होने के बाद बाहर निकलने में कितना टाइम लेगा? अपने हाफ पीरियड के बराबर, अपने हाफ सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जितना उसको टाइम चाहिए, उतने टाइम के बाद बाहर निकलेगा। है कि नहीं? उतने टाइम के बाद बाहर निकलेगा, है कि नहीं? यस और नो? नहीं समझ में आया? अरे भाई मुझे ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम होती है, या फिर बोलो 1 टाइम पीरियड होती है। यस और नो? तो ये तब तब स्विच करते रहना चाहिए जब तक इसका टाइम पीरियड, मतलब कि आपको इसका, आप क्या निकाल सकते हो यहां पे पता है? आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना, तो इसको इसके साथ रिलेट करो। ये जो चार्ज पार्टिकल है ना जो अंदर घूम रहा है, उसके साथ रिलेट करो। उसके साथ क्यों रिलेट करना है? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चार्ज्ड पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है? और वो आपको पता भी है। केस नंबर 2 में हमने टाइम पीरियड निकाला था। सोचो क्या आया था? केस नंबर 2 में टाइम पीरियड निकाला था। ठीक है? याद आया? कुछ नहीं आया? सोचो ना, याद करो थोड़ा बहुत। 2πm/qb, 2πm/qb, याद आया कुछ? टाइम पीरियड केस नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था 2πm/qb। अगर याद नहीं है तो यहां पे देख लो। किसी भी चार्ज को, केस नंबर 2 फिर से रिवाइज करो, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से सुनना, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करवाते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाती है। जब भी सर्कल में घुमाती है तो उसके पास रेडियस कितनी बनती है? यहां पे लिखी है हमने, रेडियस बनती है mv/qb के बराबर। ठीक है? mv/qb के बराबर। ये सुनो, इतनी रेडियस उसकी बनेगी। ये तो पता है ना आपको, या फिर ये भी नहीं पता है, या फिर ये भी हमें निकालना पड़ेगा? ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है? चलो, फिर हमने माना था कि वो पूरा सर्कल घूमता है, तो एक सर्कल घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? वही होता है उसका टाइम पीरियड। तो जब भी वो पूरा सर्कल घूमता है, ध्यान से सुनना, जब भी वो पूरा सर्कल घूमता है तब वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहीं से हम टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है? तो तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? याद करो, जब भी वो एक सर्कल घूमता है तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 2πr के बराबर। याद आया कुछ? डिवाइड बाय वेलोसिटी। अभी आर की वैल्यू तो हमने यहां से निकाल ली है। आर की वैल्यू क्या होती है? यहां पे लिखते हैं 2π, आर की वैल्यू आ जाएगी mv/qb। ठीक है? इनटू v। तो कहीं ना कहीं v को कैंसिल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2πm/qb। तो इतना टाइम पीरियड उसको लगता है। ठीक है? इतना टाइम लगेगा एक सर्कल को घूमने में। ठीक है? एक सर्कल को घूमने में इतना टाइम लगेगा, है कि नहीं? एक सर्कल को घूमने में इतना टाइम लगेगा। यार
पता है ना आपको, और आपको ये भी पता है, याद करो, ये भी पता है कि टाइम पीरियड कभी भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई भी चार्ज बढ़े, चाहे छोटे छोटे सर्कल पे घूमे या फिर बड़े सर्कल पे घूमे, सबको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम तो हमेशा सेम ही लगेगा। या सुनो, क्योंकि जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी रेडियस के ऊपर डिपेंड होती है, तो जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी उतनी रेडियस इंक्रीज होता है, उतना उसका पाथ बढ़ जाएगा। ठीक है, पाथ बड़ा होता जाएगा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना पाथ इंक्रीज होता है, उतना बड़ा पाथ बनता जाएगा। लेकिन आफ्टर ऑल वो टाइम तो कितना लगेगा, सेम ही लगेगा। वो आपको पता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं? पता है यार, ये आपको पता है ना, मत बोलो, ये आपको पता है सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पे भी वही पॉइंट लगा सकते हैं ना, ध्यान से सुनना, यहां पे भी वही पॉइंट लगा, यही टाइम पीरियड में यूज कर सकता हूं बच्चों, यही टाइम पीरियड में यूज कर सकता हूं। कैसे, समझाता हूं। देखो, चाहे पाथ छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, ठीक है, हर एक पाथ पे उसको घूमने के लिए टाइम कितना लगेगा, सेम लगेगा ना यार, सेम लगेगा। हमने क्या बोला था, अगर वेलोसिटी छोटी होगी तो उसका पाथ छोटा बनेगा, वेलोसिटी कम है तो पाथ छोटा बनेगा, सर्कल छोटा बनेगा, वेलोसिटी ज्यादा तो सर्कल बड़ा बनेगा। ये सुनो, क्योंकि रेडियस डिपेंडेंट है वेलोसिटी के ऊपर, लेकिन टाइम तो उतना ही लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल को R1 रेडियस वाला ये पहला सर्कल है ना, सेमी सर्कल, उसको कंप्लीट करने के लिए मान लो कि उसको टाइम लगा लेट से T/2, क्योंकि वो तो हाफ सर्कल है ना, तो T/2 टाइम लगेगा ना, T/2 टाइम। तो इतना सर्कल कंप्लीट करने के लिए T/2 टाइम लगा, तो ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, T/2 ही लगेगा। ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए T/2, 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 ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए T/2। तो हर एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको T/2 टाइम ही लगेगा। टाइम कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है कि नहीं, है कि नहीं? यस और नो, समझ में आया? चाहे ये छोटा सर्कल घूमे या फिर ये सर्कल घूमे, ये हाफ सर्कल घूमे या फिर ये हाफ सर्कल घूमे, या फिर ये हाफ सर्कल या फिर ये हाफ सर्कल या फिर हर एक हाफ सर्कल को घूमने के लिए उसको टाइम उतना ही लगेगा। कितना? क्योंकि ये हाफ सर्कल घूम रहा है, अगर पूरा सर्कल घूमता तो इतना टाइम लगता, लेकिन यहां पे तो पूरा सर्कल नहीं घूम रहा है। कितना सर्कल घूम रहा है? हाफ सर्कल, तो टाइम भी कितना लगेगा, हाफ, है कि नहीं? और वो हर एक सर्कल, हाफ सर्कल को घूमने के लिए लगने वाला टाइम होगा वो सेम होगा हर एक के लिए। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? सही है, सुन नो, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वही टाइम पीरियड को मैं यहां पे यूज कर सकता हूं बच्चों, यही टाइम पीरियड को यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, क्या निकालने के लिए? ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी, ये एक साइक्लोट्रॉन की, जिसको बोला है साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यही टाइम पीरियड को हम यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? 2πm/qb। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम यह है कि सर यहाँ पे तो हाफ टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वो तो हाफ सर्कल घूम रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हाफ सर्कल घूम रहा है, तो हम ये हाफ टाइम पीरियड से इसको शो करें, मतलब कि मुझे यहाँ पे t नहीं लिखना पड़ेगा, T/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो T/2। T/2 क्या होता है? πm/qb। ये 2 को यहाँ पे लेके आए ना, T/2, तो T/2 कितना हो जाएगा? πm/qb। मतलब जरा सोचो ना, ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, इसको मैं T से भी डिनोट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं T से भी डिनोट। क्यों T से डिनोट कर? क्योंकि ये हमने जो सोर्स लिया ना वो कैसा है? AC सप्लाई है। इसको मैं कहां पे ड्रॉ करूं? किसी को मिटा देता हूं, एक काम करो, नीचे वाला मैं मिटा देता हूं। ठीक है, यह भी आपको समझ में आ चुका है, ये समझ में आ चुका है टाइम पीरियड कैसे निकाला था। ठीक है, चलो, तो ये हमारा साइन वेव है ना, ये हमारा साइन वेव है। ठीक है, एक बार उसकी साइकिल पॉजिटिव होती है तो दूसरी बार उसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइकिल तो दूसरी बार नेगेटिव साइकिल। अभी हाफ टाइम पीरियड, अगर आप ये साइन वेव का, एसी सिग्नल का भी टाइम मेजर करोगे तो ये टोटल टाइम कितना आएगा? टी। टोटल टाइम कितना आएगा? टी। ठीक है, तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि इतने टाइम में, T/2 टाइम में उसकी पोलैरिटी प्लस से क्या हो जानी चाहिए? माइनस हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इतना टाइम T/2, तो इतना भी टाइम कितना लिख सकते हैं? T/2 ही लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? या सुनो, तो कहीं ना कहीं एवरी T/2 टाइम के बाद ये ऑसिलेटर की जो एसी सप्लाई हम इसको बोलते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज होगी, तो इसके लिए हम उसको ऑसिलेटर बोलेंगे। ठीक है, तो जितनी हाफ साइकिल यहां पे कंप्लीट हुई, मतलब कि यहां से वो यहां पे घुमा, ठीक है, उसकी इसकी हाफ साइकिल कंप्लीट हुई,
तो उसके साथ साथ इसकी भी ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे ही वो ये हाफ साइकिल बाहर निकलेगा, हाफ साइकिल कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, वैसे इसकी पोलैरिटी भी क्या हो जानी चाहिए, अभी चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर t/2, देखो ध्यान से सुनना, ये चार्ज पार्टिकल आफ्टर t/2 ये सर्कल कंप्लीट करके, हाफ सर्कल कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, तब आफ्टर t/2 ये जो AC सप्लाई है उसका भी पोलैरिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस से ये हो जानी चाहिए माइनस, प्लस से क्या होनी चाहिए, माइनस हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर वापस वही स्टोरी, हाफ टाइम पीरियड t/2 टाइम के बाद जैसे वो यहां पे हाफ सर्कल कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, तब इसकी भी हाफ सर्कल के बाद, इसके बाद क्या आएगी, पॉजिटिव साइकिल आएगी। तो आफ्टर t/2 टाइम इसकी अभी पोलैरिटी वापस चेंज हो जानी चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ इसी तरह इन दोनों की मोशन में मैचिंग लाया जाता है। ठीक है, कि इसका हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ तो उसके साथ साथ इसकी भी हाफ साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका हाफ सर्कल यहां पे कंप्लीट, उसके साथ साथ इसकी भी हाफ साइकिल यहां पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन लाया जाता है। मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल को जितना हाफ टाइम लगेगा ना, उतना हाफ टाइम पीरियड इसका सेट किया जाता है। ऑसिलेटर का टाइम पीरियड सेट करना अपने हाथ में है, ठीक है, हमारे हाथ में, तो उसका टाइम पीरियड इसके मैचिंग में सेट किया जाता है। अभी मैं उसको हाफ टाइम पीरियड क्यों बोलूं, एसी सिग्नल है तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव नहीं, ये बंच ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल होते हैं ना, कभी ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि नेगेटिव के बाद वापस नेगेटिव आती है। इसको हमें पता है ये एक यूनिफॉर्म सिग्नल है। ठीक है, ये एनालॉग यूनिफॉर्म सिग्नल, मतलब कि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव ही आती है, उसके बाद वापस पॉजिटिव, उसके बाद वापस नेगेटिव ही आती है। तो कभी ना कभी मुझे अगर कोई एसी सिग्नल का टाइम पीरियड निकालने को पूछे तो मैं कभी t/2 नहीं लिखूंगा, मैं उसका टाइम पीरियड t वाला लिखूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव की पैर में हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, यहां पे भी एक साइकिल, तो हाफ साइकिल को क्यों माने, पूरी साइकिल को ही मान लो ना, या सुनो पूरी साइकिल को ही मान लो। तो यहां पे जो मैं इसकी ऑसिलेटरिंग फ्रीक्वेंसी जो भी मैं यहां पे मेजर करूंगा ना, इसकी ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी, तो साइक्लोट्रॉन की जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो पूरे टाइम पीरियड से रिलेट करती है ना, पूरे टाइम पीरियड से रिलेट करती है, यस और नो। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसकी एफ निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या, 1 पूरा टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम। ठीक है, तो हाफ साइकिल के लिए लगने वाला टाइम कितना है, πm/qb। तो पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम कितना होगा, 2πm/qb। मैं क्या कर सकता हूं, यही है, यस और नो। समझ में आ रहा है, किसके साथ रिलेट किया, इसके साथ रिलेट किया कि इसको यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, हाफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम है πm/qb। तो उतने ही टाइम में इसकी भी हाफ साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ही तो पोलैरिटी चेंज होगी, यस और नो। तो जैसे इसने अपना हाफ साइकिल कंप्लीट किया, वैसे यहां पे ये जो सिग्नल होगा उसका भी ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों टाइम को मैच किया जाता है। और मुझे क्योंकि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती क्या, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है 1 टोटल टाइम पीरियड। तो हाफ टाइम पीरियड किसके बराबर है, πm/qb के, तो पूरा टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 2 को वहां पे ले जाओ, या फिर t/2 प्लस t/2 कर लो, कितना होगा, 2πm/qb के बराबर है कि नहीं। तो यहां से ही हमें यहां पे एक और पॉइंट मिल गया जो हम निकालना चाहते हैं, व्हाट शुड बी द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी पड़ेगी, तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी सेट करनी है, ध्यान से देखो, यहां पे लिखता हूं, तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ, कई बार म्यू से डिनोट करते हैं, मैं इसको एफसी से डिनोट करता हूं, इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मत समझना, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1 टोटल टाइम पीरियड ऑफ दिस एनालॉग एसी सिग्नल, मतलब कि एसी सिग्नल का जो टोटल टाइम होता है इसके बराबर, इसके इनवर्स रेसिप्रोकल के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन ये टाइम पीरियड किसके बराबर आया, तो ये टाइम पीरियड यहां से इसका आधा पहले देखते, तो आधा टाइम पीरियड किसके बराबर आया, तो यहां पे जो मूविंग चार्ज है उस चार्ज को हाफ सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसके बराबर आया। तो पूरा टाइम किसके बराबर आएगा, इसके डबल के बराबर, मतलब कि मैं इसको लिखूंगा इट इज नथिंग बट 1/2π। ये टी है ना, टी का वैल्यू कितना है, 2πm/2 को वहां पे ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2πm/qb। मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं इट इज नथिंग बट एफसी इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर, तो qb/2πm के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये हो गई हमारी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, जिसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, मतलब कि अपना ऑसिलेटर इतनी फ्रीक्वेंसी पे
वर्क करते रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? चलो, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी तो देख लिए। अभी बात आती है एक पॉइंट जो था, जो हम यहां पे निकालें कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना सेट करो ऑसिलेटर का, तो इतना सेट करना पड़ता है, इतनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की भाई, जब बाहर निकलेगा तब कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो फाइनल, मैं इसको लिखूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल नहीं, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, वही बोलता ना, हाँ वही बोलते हैं, और या फिर वही बोलते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल when it comes out from this cyclotron। ठीक है, when it comes out from cyclotron। ठीक है, जैसे यहां से बाहर निकलेगा तब कितनी काइनेटिक, जिसको हम के फाइनल बोलेंगे, तो के फाइनल का फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², फॉर्मूला तो हाफ mv² ही लगेगा। काइनेटिक एनर्जी है तो फॉर्मूला हाफ mv² ही लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि v कितना लिखूं मैं, सवाल यह है कि v कितना लिखूं। ठीक है, तो v कितना लिखेंगे? तो जब भी बच्चों यहां पे देखो, जब भी वो बाहर निकलेगा तब हम मानेंगे कि वो अपनी आखिरी सर्कल में, आखिरी ऑर्बिट में घूम रहा होगा। सर्कल बोलो या ऑर्बिट, तो अपना आखिरी चक्कर लगा रहा होगा। और हमने क्या माना था कि जब भी वो अपना आखिरी चक्कर लगाएगा तो वो जो चक्कर आखिरी लगाएगा वो आखिरी चक्कर की रेडियस अप्रोक्सीमेटली डीस के बराबर होगी। ठीक है, मतलब कि इसके नजदीक नहीं, यहां पे हमने थोड़ा यह गैप दिखाया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम पॉसिबल सर्कल घुमाया जाता है इसको। ठीक है, तो वो मान लो कि यहां से इसके नजदीक ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एकदम नजदीक, तब उसकी रेडियस कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली डीस के बराबर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डीस के बराबर। मान लो कि एंडिंग पॉइंट पे ही वो ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, उसकी एंडिंग सर्कमफेरेंस पे ही वो मोशन कर रहा है। तो यहां पे हम ये मानेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली जो आखिरी सर्कल घूमेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी आखिरी कौन सी होगी? क्योंकि यहां पे जितनी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, उतनी ही वेलोसिटी लेके, क्योंकि सर्कल में तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ उसको डाइवर्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। वेलोसिटी जितनी यहां से यहां इंक्रीज होने वाली थी, मतलब मान लो कि ये मेरा आखिरी ऑर्बिट है, तो यहां पे जो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई वो फाइनल वीएफ, अभी उतनी ही वीएफ लेके वो बाहर निकलेगा, उतनी ही वीएफ लेके वो बाहर निकलेगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो यहां पे जब भी वो आखिरी ऑर्बिट में घुमा तब वो जो आखिरी सर्कल बना ना, आखिरी पाथ, वो डीस की रेडियस के बराबर हम मान सकते हैं। तो तब का रेडियस में कितना लिखूं, ये समझ में आ चुका है, तो अभी मैं रेडियस लिखता हूं। तब की रेडियस मान लो कि डिस्क की रेडियस है आर के बराबर। कितनी है? आर। मैं यहां पे दिखाता हूं। मान लो कि जो डिस्क है उसकी रेडियस है कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर के बराबर। तो इसको मिटा देते हैं। तो ये कैपिटल आर कितनी लिख सकता हूं? आपको पता है कैपिटल आर रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv/qb। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं mv फाइनल अपॉन QB के बराबर। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि यहां पे जो डिस्क हमने यूज की है, डिस्क की रेडियस कितनी है? R के बराबर है। ठीक है, तो डिस्क की रेडियस हमने कैपिटल R के बराबर मान ली, और अपना जब भी आखिरी सर्कल घूमेगा तब उसकी जो पाथ की रेडियस होगी वो अप्रोक्सीमेटली डिस्क की रेडियस के बराबर होगी। और क्योंकि एक बार यहां से जितनी ऐसा डिस्क को, ये आखिरी सर्कल यहां से घूम रहा है, ये उसका आखिरी पाथ है, दिस वन इज द लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये लास्ट सर्कुलर पाथ है, तो यहां पे जितनी इंक्रीज होनी थी वो V फाइनल जितनी हो चुकी वो हो चुकी। ठीक है, अभी जैसे एंटर कर दिया, अभी V फाइनल में कोई फर्क नहीं आएगा, और जैसे यहां पे पहुंचा तो यहां से डिफ्लेक्ट हो गया तो बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये R = mvf/qb। तो यहां से Vf की वैल्यू हम बना सकते हैं। Vf कितना लिख सकता हूं मैं? Vf लिख सकता हूं QB कैपिटल R/m के बराबर। ये Q है बच्चों, ये Q है। ठीक है, तो Vf = QB R/m के बराबर। तो कहीं ना कहीं यही फाइनल वेलोसिटी का क्या मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, क्योंकि जब भी बाहर निकलेगा तब जितनी फाइनली इंक्रीज हो चुकी होगी उतनी ही रहेगी, और यहां से उतनी लेके बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मैंने V लिखा ना, वो V नहीं, मैं लिखूंगा इसको VF।
ठीक है, वो मैं क्या लिखूंगा VF। तो वहां पे ये वैल्यू को प्लेस कर दो, तो ये वैल्यू को प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा हाफ m VF, मतलब कि QBR का डिवाइड बाय m, उसका होल स्क्वायर, उसका टोटल स्क्वायर करोगे, ये QBR अपॉन m का होल स्क्वायर करोगे तो कहीं ना कहीं एक m तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m। सो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके वो बंदा बाहर निकलेगा, इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके वो बंदा बाहर निकलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m, इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके वो बंदा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ चुका है, दिस इज द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। क्लियर है पॉइंट? देखो मैंने जितनी हो सके उतनी ट्राई करके अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गए दो चीज़ें हमें यहाँ पे पूछी जाती है, दो चीज़ें हमें यहाँ पे डिराइव करनी होती है। एक तो होती है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। हमने बताया साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है, वो आपको पता चल चुका है। तो इतनी चीज़ें होती है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक काम करते हैं, वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वाले जो पॉइंट हमने यहाँ पे, मुझे लगा था कि थोड़ी स्पेस वगैरह वो जो हो जाएगी, लेकिन वापिस लिख देता हूँ T/2, क्योंकि वो इतनी ज़रूरी है डेरिवेशन। T/2 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, πm अपॉन QB। ठीक है, और फिर मैंने ये ड्रॉ किया था ऐसा एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल। टोटल टाइम पीरियड होता है T के बराबर, तो हाफ टाइम पीरियड कितना ले सकते हैं, T/2 के बराबर। ठीक है, अल्टीमेटली ये है तो ऐसी ही सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल टाइम पीरियड कितना लिख सकते हो इसका, ये साइनोसॉइडल सिग्नल का टोटल टाइम पीरियड यहाँ से आप लिख सकते हो, इट इज़ 2πm अपॉन QB के बराबर। ठीक है, निकाला जाता है हाफ टाइम पीरियड से। हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसी का डबल करोगे, क्योंकि उतने टाइम में इसकी एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर वापस T/2 टाइम में उसकी दूसरी हाफ साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो टोटल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए तो टोटल टाइम पीरियड लगेगा ना, और टोटल टाइम पीरियड इतना आएगा, तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई उसके वर्किंग की बात। वीडियो को पॉज करके आप पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, वीडियो को पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वर्किंग में समझ में आया है, वर्किंग समझ में आया है। तो अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट जो बाकी है ना, दैट इज द एप्लीकेशन एंड दी डिसएडवांटेज ऑफ, या फिर लिमिटेशन। डिसएडवांटेज तो नहीं बोलेंगे उसको, सॉरी गलती से बोल गया डिसएडवांटेज, वो लिमिटेशन बोली जाती है, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। डिसएडवांटेज नहीं, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो एक तो एप्लीकेशन एंड दूसरी लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या हर एक जगह पे साइक्लोट्रॉन मतलब यूज कर सकते हैं हर एक चार्ज पार्टिकल के लिए? ऐसा नहीं है, इवन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले एक काम करो, इसको छाप लो अच्छे से मस्त, और उसके बाद वीडियो को वापस स्टार्ट करो। तो हम यहाँ पे देखने वाले एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसको पॉज करो एंड छाप लो जल्दी से। ओके, तो अभी हम बात करेंगे यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन, एप्लीकेशन एंड द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, एप्लीकेशन तो बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हो। ठीक है, एक तो उसका यूज है कि इट इज यूज टू प्रोड्यूस द रेडियो एक्टिव मटीरियल फॉर ए मेडिकल पर्पस। कई बार होता है कि किसी डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर किसी इस तरह से चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे बॉम्बार्डिंग किया जाता है, ताकि वो वहां से रिफ्लेक्ट हो तो कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के आए। ठीक है, कुछ ऐसा रिएक्शन हमें पता चले उसके लिए, तो ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। दूसरा है इट इज यूज टू सिंथेसाइज फ्रेश सब्सटेंसेस, ये आप समझ सकते हो। तीसरी एप्लीकेशन है इट इज यूज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉलिड्स बाय एडिंग सम आयंस, मतलब कि किसी सॉलिड को प्योर करने के लिए या फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर हम कुछ अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ फेरफार करने के लिए कुछ वहां पे इंट्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, किसी आयन को इंट्रोड्यूस कर पाए जाके उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके, तो वो भी कर सकते हैं इसका यूज करके। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है कि वो सिर्फ पॉजिटिव आयन को ही हम वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते, पॉजिटिव चार्ज को ही वहां पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ताकि वो मतलब कि किसी को एक कमी है उसको अगर हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू, ऐड करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हो सकता है साइक्लोट्रॉन से, क्योंकि ये कैपेबल है वहां तक पहुंचाने के लिए। साइक्लोट्रॉन से काम हो सकता है, मतलब कि ये कैपेबल है उस चार्ज पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी देने में, उतनी काइनेटिक एनर्जी देने में कि ताकि वो सीधा वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इट इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड द एटॉमिक न्यूक्लियर विद द हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियर डीके
न्यूक्लियर डीके अगर स्टार्ट करवाना है या फिर किसी का न्यूक्लियर जो भी रिएक्शन होता है, मतलब मैंने पहले समझाया था ना कि एक न्यूक्लियस के ऊपर मैं अगर पॉजिटिव चार्ज को बॉम्बार्ड करूं तो क्या घटना घटेगी, क्या रिएक्शन निकलेगा, वो सारी चीजें अगर अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सारे केस में ना एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे केस में एप्लीकेशन जितनी भी है वो सारी अलग अलग है, लेकिन उनका एक ही मोटिव है कि भाई जो भी चार्ज पार्टिकल आप यहां पे यूज करो वो उतनी काइनेटिक एनर्जी लेके इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो काइनेटिक एनर्जी का ही है, ठीक है। और वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? साइक्लोट्रॉन। उतनी काइनेटिक एनर्जी साइक्लोट्रॉन ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये उसकी एप्लीकेशन है। लिमिटेशन की बात है, क्योंकि लिमिटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है कि साइक्लोट्रॉन हर एक चार्ज पार्टिकल को वो क्या एक्सेलरेट कर सकता है? नहीं। देखो ध्यान से, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन पहली, इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल। देखो अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए। इसके पीछे का रीजन क्या वो आपको पता है? रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेट करने के लिए एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो ही तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, उसके पास चार्ज है ही नहीं, तो उसके साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के लिए, एक्सेलरेशन लगने के लिए वो चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है, ऐसा ना। तो अनचार्ज पार्टिकल का ऐसा नहीं होगा कि अनचार्ज पार्टिकल चार्ज्ड हो जाएगा अपने आप और फिर मूव नहीं, वो चार्ज पहले से होना चाहिए, वो चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। बाद में आके चार्ज हो ऐसा नहीं हो सकता है, चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए, समझ रहे हो? पहले लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे हैव स्मॉल मास। होता क्या है यहां पे कि भाई साइक्लोट्रॉन का काम यही है कि उसको घुमाते जाओ और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओ। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे, उनका मास बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे जब स्मॉल मास वाले पार्टिकल्स आ जाते हैं ना, तो स्मॉल मास वाले पार्टिकल के साथ घटना ये घटती है कि जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। मतलब कि अनस्टेबल इतनी हद तक अनस्टेबल हो जाते हैं कि होता ये है कि भाई वो अपना जो फेज होता है ना, वो फेज से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे बाहर निकलने से पहले ही अपना पाथ जो कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए उसे डिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, यस और नो। तो वो इसीलिए और होता है ना, जितने हल्के होते हैं फुल्के होते हैं उतने ज्यादा टकराते हैं, यस सुनो। ये यही होता है। हवा का एक झोंका आया यहाँ पे चले गए, हवा का एक झोंका आया यहाँ पे, वो अनस्टेबल हो जाता है। जितनी वेलोसिटी उनकी इंक्रीज करोगे ना, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अपने जो पाथ को फॉलो करना है वो स्पाइरल को फॉलो ही नहीं कर पाते, वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, यस सुनो। तो आखिरी सर्कल में मान लो घूम रहा है, लेकिन आखिरी सर्कल की रेडियस चेंज हो गई और वो दीवार के साथ टकराए, मतलब विंडो तक पहुंचे नहीं, वहां पे टकरा के बूम, ठीक है। तो ये हो सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही छोटा मास होता है कंपेयर टू प्रोटॉन, इसका मास बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो उसको एक्सेलरेट करना यहाँ पे पॉसिबल, एक्सेलरेट तो कर सकते हैं लेकिन उसको एक्सेलरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 100% वो फेस से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपना, ठीक है। तो इसीलिए उनको यहाँ पे नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द बहुत ही इंपॉर्टेंट, द पॉजिटिवली चार्ज। आपको लगता है कि सर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हर एक पार्टिकल को हम यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकते हैं? भाई ऐसा नहीं है, उसमें भी मास की एक लिमिटेशन है। भाई अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसके पास बहुत ही बड़ा मास है, हैवी मास पार्टिकल है, तो वो हैवी मास पार्टिकल भी यहां पे एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। ये सुनो, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग द मास, जब भी वो मोशन में होता है ना, तब उसका मास चेंज हो जाता है। स्टेडी मास एक होता है, स्टेडी मास, एंड एक होता है जब भी वो मोशन में होता है तब उसका मास, ठीक है। दोनों में अंतर है। m0 वो होता है स्टेडी मास, मास एट द रेस्ट कंडीशन, इसको रेस्ट मास भी बोला जाता है, या सुनो। और जब भी वो बंदा पार्टिकल मोशन में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका मास थोड़ा चेंज हो जाता है। हम तब जितना उसका रेस्ट मास होता है ना, उतना नहीं ले सकते। कितना होता है? एट द वेलोसिटी v, मान लो कि वो ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट मास है m0 और वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका तब मोशन में है, तब उसका मास कितना होगा? m0 डिवाइड बाई √1 माइनस v² बाई c²। शायद 11 में आप ये पढ़े होंगे, यस और नो। खैर
इसके बाद अभी नहीं करते इसको, हमें ये अभी नहीं देखना है, हमें ये क्यों नहीं ये कर सकते, मतलब कि किसी हैवी चार्ज पार्टिकल को, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्यों साइक्लोट्रॉन में घुमा नहीं सकते, जिसके पास मास बहुत हैवी है। होता यह है कि जब भी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी स्पीड ना ये लाइट के स्पीड के नजदीक नजदीक पहुंचने लगती है, ठीक है। उतनी तेजी से उतनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में होता यह है कि मान लो कि वो हैवी मास वाला पार्टिकल था, हैवी मास एकदम पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन हैवी मास वाला है, तो होगा ये कि उसका रेस्ट मास कितना होगा m0। अभी मान लो कि वो घूमते 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 उसने इतनी वेलोसिटी अचीव कर ली कि जो c के बराबर हो गई, जो c के सॉरी इतनी वेलोसिटी अचीव कर, इसलिए तो साइक्लोट्रॉन भुला जाता है इसको। इतनी वेलोसिटी चाहिए, उतनी काइनेटिक है, तभी तो पेनिट्रेट कर जाता है। या सुनो, आपको क्या लगता है कितनी वेलोसिटी चाहिए? अरे भाई उतनी वेलोसिटी चाहिए तभी तो वो पेनिट्रेट कर पाएगा। या सुनो, तो कहीं ना कहीं लाइट की स्पीड जितनी स्पीड वो अचीव कर लेता है, तो मान लो कि उसने अचीव कर ली लाइट की स्पीड, मतलब कि उसकी वेलोसिटी हो गई c के बराबर। अभी ये v c के बराबर हो गया तो v²/c² तो 1 हो गया, छम्मा छम्मा, तो ये 1 - 1 तो 0 हो गया, मतलब ये तो हो गया m0/0, मतलब कि रेस्ट मास डिवाइड बाय 0। भाई एनीथिंग रेस्ट डिवाइड बाय 0 क्या होता है? 1/0 लिखो या एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी होता है। मतलब कि वो पार्टिकल ना अपने आप को इतना भारे महसूस करेगा, इतना भारे महसूस करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। या सुनो, आप सोच भी नहीं सकते। या सुनो, तो इसीलिए वो घूमते घूमते अनस्टेबल हो जाए, हैवी मास हो जाता है। या सुनो, तो इसीलिए ऐसे हैवीली चार्ज, हैवी मास वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को भी हम यहाँ पे साइक्लोट्रॉन में यूज नहीं कर सकते हैं। यस और नो, तो यहां पे थोड़ी लिमिटेशन है कि हैवी मास लेके आए तो कंडीशन ये हो जाती है कि जब वो लाइट की स्पीड को अचीव कर लेता है ना, तब ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि वो अपना मास कैसा अज्यूम करेगा? इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब कि बहुत ही बड़ा, सबसे ज्यादा मास अज्यूम करेगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या निकालोगे? सबसे ज्यादा मास वो अपने आप को फील कराएगा, अपने आप को वो फील करेगा इतना ज्यादा मास मेरा हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हैवी मास को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 लिमिटेशन है उसकी हैवी मास को हम यहाँ पे, क्योंकि जो एक तो पहले से हैवी है और ज़्यादा वो हैवी फील करने लगेगा, ठीक है। वैसे वो इनफाइनाइट का मतलब इतना नहीं हो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब हाथी से भी ज़्यादा, एलिफेंट से भी ज़्यादा वजन हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जितना होना चाहिए ना मास, वैसे घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी, ये स्पीड की, लाइट ऑफ स्पीड को तो अचीव करेगी, हर एक मास के लिए अचीव करेगी, ठीक है, हर एक मास के लिए। लेकिन वो मास इतने छोटे मास वाले होते हैं कि जिनकी अगर इनफाइनाइट, उनके लिए इनफाइनाइट का मतलब है, मान लो कि कोई बच्चा है कि जिसको नंबर्स नहीं पता है, ठीक है, उसको 1 2 3 4 क्या है वो नहीं पता, तो उसके लिए ना 100 भी एक इनफाइनाइट नंबर होता है। इनफाइनाइट का मतलब हर एक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मुझे मान लो कि मुझे 1000 तक ही आता है, उसके आगे नंबर्स क्या आते हैं मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए 10,000 नंबर भी इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। और क्योंकि वो उतना मास वो गेन कर लेगा, अगर हैवी मास है तो उनके लिए, उनके रिस्पेक्ट में हैवी मास, मतलब कि उनके रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट मास, ठीक है। तो वो इतना नहीं होगा कि हाथी के जितना वजन, ऐसा नहीं, लेकिन उनके लिए, उनके रिस्पेक्ट में वो हैवी मास होगा, ठीक है। और वो हैवी मास जो भी होगा वो उतना कैपेबल नहीं होगा हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएगा वहाँ पे, या तो वो हैवी मास है तो अनस्टेबल हो सकता है, या फिर वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि जो हम चाहते हैं वो हो पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर ऑल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो भी क्या आएगी? 12 mv² ना, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी तो और बढ़ जाएगी ना, क्योंकि 12 mv से उसका जो मास जो मोशन में है तब दिखेगा, तब जो मास दिखेगा वही मास वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी और ज़्यादा बढ़ गई, तो हमें जो टारगेट चाहिए उसको ही हिट करना है, वहाँ तक ही जाना है, ठीक है, उसको डाइवर्ट नहीं होना है वहाँ से। तो उसी के लिए सारी चीज़ें मेंटेन रखने के लिए हमेशा ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो लार्ज मास वाले नहीं लिए जाते, छोटा मास, ठीक है। सबसे बड़ा मास वाला लार्ज पार्टिकल यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है, छोटा मास, ऐसा पॉजिटिव चार्ज के जिसका मास छोटा हो, ठीक है। और ऐसे मास को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर प्रोटॉन ले लो या फिर अल्फा पार्टिकल्स ले लो, तो उनको आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई उसकी लिमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि वर्किंग क्या है साइक्लोट्रॉन का, एंड द लिमिटेशन एंड यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आज का हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे।